अल्ताफ हुसैन की टीमें फिर सरगर्म हो गई। खबर क्या है? दूसरी बड़ी बात और अहम बात, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। खबर क्या है? पीटीआई की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान और उसकी वजह क्या है, यह हम आपके सामने लाएंगे। बहुत तहलका अंगेज खबर देने वाला हूं। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। एमक्यूएम लंदन की सियासी टीम एक बार फिर मैदान में उतर गई है, लेकिन ये किस तरीके से मैदान में उतरी है, दो बड़े अहम वाकयात आपके सामने रखने वाला हूं और दो ऐसी तस्वीरें कि जो तहलका मचा देगी। लेकिन उन जो दो तस्वीरों से पहले मैं एक बड़ी तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूं। इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये तस्वीर है किसकी? एक तरफ मौजूद है मरियम नवाज साहिबा, दूसरी तरफ मौजूद है कौन? अली अमीन गंडापुर साहिबा। शहबाज शरीफ साहब के एक तरफ मरियम नवाज और दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर। वो अली अमीन गंडापुर जो शहबाज शरीफ को चोर कहा करते थे, वो अली अमीन गंडापुर के जिसका मरियम नवाज के मुतल्लिक ये कहना था कि ये सर्जरियां करवाती हैं। जितनी लघु गुफ्तगू भरे जलसों के अंदर हजारों लाखों लोगों की मौजूदगी में सोशल मीडिया पर जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर कहा करते थे, मरियम नवाज के मुतालिक जो जबान इस्तेमाल किया करते थे, आज शहबाज शरीफ की ये करामत समझिए या फिर उन हाथों का करिश्मा आप कहिए कि जिन्होंने दाएं बाएं इन दोनों को खड़ा कर दिया। है ना तहलका अंगेज बात? लेकिन इस तहलका अंगेज कहानी के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है और वो कहानी समझने की जरूरत है। वो अली अमीन गंडापुर के जो के शदीद मुखालफत करते थे शहबाज शरीफ की, जो शहबाज शरीफ को फॉर्म 47 की पैदावार करार देकर ये बताते थे कि मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, मैं उनसे मुलाकात नहीं करूंगा। लेकिन ऐसी कौन सी जादू की छड़ी चली कि अली अमीन गंडापुर जाने लगे? वाक्य को और नौबत को समझिए। क्या अली अमीन गंडापुर इमरान खान की मर्जी के बगैर यहां पर गए और अली अमीन गंडापुर क्या बड़ी ताकतों को खुश करने के लिए वहां पर गए? वजह क्या है, दोनों को जरा समझते हैं। सबसे पहली बात, अली अमीन गंडापुर यहां पर बिल्कुल इमरान खान की मर्जी और मंशा से गए। वो तमाम बातें, वो तमाम चीजें कि जो बड़े इजलासों के अंदर होती है, वो इमरान खान तक पहुंचना बहुत जरूरी है। ये इमरान खान का खेल है कि इस बार हमें सिस्टम के अंदर रहना है, सिस्टम से निकलना नहीं है। इमरान खान के ख्याल में हमने वो बहुत बड़ी गलती की थी कि जब हमने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों को तोड़ा, हमने कौमी असेंबली से अलहदा हो गए और हम सिस्टम से बाहर आ गए। इस बार हमें सिस्टम को छोड़ना नहीं है, हमें सिस्टम के अंदर रहना है ताकि हमें वो तमाम चीजें मालूम हो कि जो सिस्टम कर रहा है और हमारे ताल्लुकात भी वहां पर बहाल हो। इसी की कड़ी ये थी कि जब अली अमीन गंडापुर नहीं जा रहे थे तो क्या इमरान खान फौरी तौर पर राजी हो गए थे और इमरान खान की हिकमत अमली के तहत ये फार्मूला तय पाया था? हरगिज ऐसा नहीं है। जादूगरनी हमें इस हवाले से एक बड़ी अहम इतला ये देती है कि दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, खेल यहां पर ताकत का भी है। और कहा गया कि अगर अली अमीन गंडापुर को हुकूमतों का सिलसिला अपना जारी रखना है और तो उन्हें वफाक के साथ मिलकर चलना होगा। ये पैगाम बहुत वाजे था और बहुत वाजे पैगाम के बाद अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान से मशवरा किया और उसके बाद शहबाज शरीफ से मुलाकात की और मुलाकात के बाद अब तमाम इजलासों के अंदर अली अमीन गंडापुर वहां पर मौजूद होते हैं। अब देखना यह है कि ये मुलाकातें, ये मोहब्बतें एक दूसरे के खिलाफ साजिशें हैं या फिर इन साजिशों से मुल्क की तरक्की तक का कोई सफर भी तय होगा? नहीं जी, ये दोनों तरफ की प्री प्लान प्रोग्रामिंग है। वही शहबाज शरीफ ने इस बात को साबित कर दिया कि वो तहरीक इंसाफ जो उनके साथ खड़ा नहीं होना चाहती थी, वही अली अमीन गंडापुर एक तरफ मरियम नवाज और उनके साथ खड़े हुए हैं। अब अली अमीन गंडापुर ने क्या उस वक्त मरियम नवाज के सामने ये बात कही होगी कि जनाबे वाला आपने ये जो मेकअप किया हुआ है वो क्यों किया है? नहीं कही होगी। वो तमाम गुफ्तगू जो वो वहां करते थे, क्या उन्होंने की होगी? हरगिज नहीं की होगी। लेकिन अब वहां पर तारीफें जरूर की गई हैं।
یہ ایک جادوگرنی نے مجھے یہ بتایا کہ باقاعدہ ان کا حال احوال پوچھا گیا اور پوچھا گیا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ دونوں طرف سے بڑے اچھی خوشگوار جملوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے۔ تو سمجھیے کہ برف پگھل نہیں رہی بلکہ برف پگھلنے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو ایک طرف ایک دوسرے کے خلاف شدید نعرے بازی اور انتقام کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن دوسری طرف یہ دل بھی آپس میں مل رہے ہیں، یا زبردستی ملایا جا رہا ہے، یا پھر ایک دوسرے کے دلوں کو توڑنے کے لیے بعد میں ایک ساتھ بیٹھا جا رہا ہے۔ یہ سب کھیل آگے پتا چلے گا، لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور بات کی طرف چلتے ہیں اور اہم خبر کی طرف چلتے ہیں۔ خبر یہ ہے، بہت اہم خبر ہے کہ اس وقت ایک بار پھر الیکشن کے بعد، یعنی کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد، جب MQM لندن میں یعنی کہ الطاف حسین نے الیکشن میں حصہ لیا تھا اور پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ سیاسی سرگرمیوں کو یکدم تیز کر دیا گیا ہے۔ ان کا سیاسی ونگ پاکستان ہو یا پھر امریکہ، وہاں ایک بار پھر ہر جگہ پر نظر آ رہا ہے۔ اس سے ایک تصویر آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ یہ تصویر آپ کو بہت کچھ ظاہر کر رہی ہے۔ آپ اس تصویر کو ذرا سا غور سے دیکھیے۔ یہ تصویر ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب کی۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ناساز ہے، ان کے دل کی اینجیوگرافی ہوئی ہے اور اس اینجیوگرافی کے بعد ڈاکٹر نے انہیں مکمل آرام کا کہا ہے۔ وہیں پر حافظ نعیم الرحمان سے بہت سارے لوگ ملاقاتوں کے لیے جا رہے ہیں اور اس میں ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، اور وہ ملاقات کی اب اگلا حصہ دیکھیے آپ۔ یہ دیکھیے یہ کون کھڑا ہوا ہے، یہ ہے نثار پنور صاحب۔ مولانا فضل الرحمان کی ملاقات کے بعد اب نثار پنور ہر جگہ، چاہے طبیعت خراب ہو، کسی کی تعزیت ہو یا پھر سیاسی گیدرنگز ہو، وہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ اس تصویر کو ذرا سا غور سے دیکھیے۔ یہ تصویر ایسا نہیں ہے کہ حافظ نعیم الرحمان کو نہیں معلوم کہ نثار پنور کون ہے، اور نثار پنور کو یہ بات معلوم، یہ نثار پنور یہ بات اپنے رہنما یعنی الطاف حسین سے پوچھ کر یہاں پر ہیں، یعنی کہ الطاف حسین صاحب کی طرف سے باقاعدہ نثار پنور صاحب کو وہاں بھیجا گیا ہے۔ اب دونوں کو معلوم ہے کہ کون ہے، اور اس کے بعد بھی اگر تصویر کھنچوائی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ حافظ نعیم الرحمان نے کہا نہیں میں تصویر نہیں کھنچاؤں گا، بلکہ انہوں نے تصویر کھنچوا کر کیا پیغام دیا ہے؟ انہوں نے واضح طور پر یہ پیغام دیا ہے کہ جناب میں انہیں جانتا ہوں۔ دوسری طرف سے نثار پنور کی طرف سے حافظ نعیم الرحمان صاحب کی عیادت کی اس تصویر کو ظاہر کرنا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ MQM لندن اپنے یعنی الطاف حسین صاحب کی سیاسی سرگرمیاں ایک بار پھر کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں شروع ہو چکی ہے۔ بات یہیں تک نہیں رہتی، بات یہاں تک نہیں رہتی، بلکہ بات اس سے زیادہ آگے بڑھی ہوئی ہے۔ آپ نے ایک بڑا مشہور قصہ 2 دن سے سنا ہوگا کہ وہ ڈونلڈ لو جس کے سائفر کے متعلق عمران خان نے یہ کہا تھا کہ اس نے سازش کی ہے، وہی ڈونلڈ لو کانگریس کی ایک کمیٹی کے سامنے پیش ہوا۔ لیکن جب وہ پیش ہوا تو آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی کہ ٹی وی چینلز نے دکھایا، مختلف لوگوں نے دکھایا کہ وہاں تحریک انصاف کے لوگ موجود تھے، اور تحریک انصاف کے لوگوں نے وہاں پر نعرے بازی کی، اور بعد میں پولیس حکام تحریک انصاف کے ان رہنماؤں کو لے کر چلے گئے۔ وہاں شہباز گل بھی موجود تھے۔ کہانی یہ نہیں ہے میرے دوستوں، کہانی اس کے آگے سے۔ اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھیں۔ یہ 2 لوگ تحریک انصاف کے موجود ہے اورنج ٹی شرٹ کے اندر۔ یہ اورنج ٹی شرٹ والوں کے ساتھ ایک شخص موجود ہے۔ کون ہے یہ شخص؟ اب ہم آپ کو کہانی بتاتے ہیں MQM لندن یعنی الطاف حسین صاحب کی۔ سیاسی سرگرمیاں اپنے عروج پر موجود ہے، اور اب اس شخص کو اس ہال سے باہر میں تصویر دکھاتا ہوں۔ تصویر دیکھیے، اور اب ہال کے باہر ان کے ہاتھ میں بینر دیکھیے۔ یہ بینر ہے الطاف حسین پر پابندی ہٹانے کا۔ یہ MQM لندن یعنی الطاف حسین صاحب کی جماعت کے اہم رہنما ہے، جو کہ اس اہم کانفرنس میں کہ جہاں پر ڈونلڈ لو موجود تھا، وہاں پر جس پر پورے پاکستان کی نگاہیں تھی، وہ اجلاس کہ جس کو پورے پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز نے براہ راست دکھایا، لیکن اس میں دوسرا رخ تو دکھایا گیا کہ وہاں پر تحریک انصاف کے لوگ اس اورنج ٹی شرٹ پہ موجود تھے جنہیں نکالا گیا۔ شہباز گل وہاں پر موجود تھے، لیکن اس کا ایک اور پہلو نہیں دکھایا گیا کہ وہاں پر الطاف حسین صاحب کے بھی کارکنان موجود تھے، اور وہ واضح طور پر وہاں موجود تھے، اور انہوں نے وہاں پر الطاف حسین پر پابندی ہٹانے کے بینرز اٹھائے ہوئے تھے۔ تو
कहने का मकसद क्या है। दोनों तस्वीरें आपने देख ली, इन दोनों तस्वीरों से ये बात बहुत ज्यादा आया है, ये बात बिल्कुल सामने आपको नजर आ रही है कि एक बार फिर एमक्यूएम लंदन यानी अल्ताफ हुसैन साहब की सियासी सरगर्मियां शहर में नहीं बल्कि शहर से लेकर हर जगह पर तेज हो गई है। उनके सियासी कारकुनान ने एक बार फिर एक्टिविटीज को तेज कर दिया है। इसका मतलब ये वाज़ेह तौर पर है कि इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान में मुस्तफा कमाल साहब खास तौर पर फैसल वाउडा के हवाले से तो खामोश नजर आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एमक्यूएम पाकिस्तान की सुई सदरन के अमले से मुलाकात भी हुई है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो इस वक्त सियासी सरगर्मियां उनकी तरफ से जारी हैं वो भी बहुत ज्यादा वाज़ेह हैं। एक और खबर की तरफ चलते हैं और एक और तहलका अंगेज खबर हम आपको देते हैं। यहीं पर जहां एमक्यूएम लंदन की तंजीमी सरगर्मियां तेज हो रही हैं, वहीं पर तहरीक इंसाफ ने भी अगला घेर लगा दिया है और जहां पर उन्होंने रमजान उल मुबारक के बाबरकत महीने में 23 मार्च को लाहौर में जलसे की इजाजत तलब की है और जहां पर लाहौर वो शहर के जहां जिसकी वजह से 23 मार्च है, वो मंटो पार्क के जहां पर 23 मार्च की करारदाद मंजूर हुई थी, यानी कि पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई थी, उसी 23 मार्च को वहां पर जलसे की इजाजत मांगी है। लेकिन ये बात लाहौर तक रुकती नहीं है। अगला मार्का ईद के फौरी बाद कराची शहर है और तहरीक इंसाफ ने कराची शहर में 21 अप्रैल को बड़े जलसे की इजाजत मांग ली है। तहरीक इंसाफ को लाहौर में तो जलसे की इजाजत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ को कराची शहर में बड़े जलसे की इजाजत मिल जाएगी और उस सूरत में उनको इजाजत मिलेगी कि जब अभी तक 9 मई का केस जारी है, उनका वजीर एक आ चुका है, यानी खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत आ चुकी है। मगर मैं आपको जिस दूसरी कहानी की तरफ लेकर जाना चाहता हूं वो बड़ा ही अहम पॉइंट है। तहरीक इंसाफ ने अपने जलसे की बात तो कह दी है, उन्हें इजाजत भी दरकार है, लेकिन हालात पर निगाह रखने वाले ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ इस वक्त बहुत बुरी तरीके से अपने अंदरूनी मामलात में घिरी हुई है। तहरीक इंसाफ की सिंध की और खास तौर पर कराची की तंजीमी स्ट्रक्चर बुरी तरीके से तोड़ फोड़ का शिकार है। एक इलेक्शन के बाद जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए उसके बाद सिंध के सदर हलीम अब्दुल शेख बिला मुकाबला आ तो चुके हैं, लेकिन कराची की सदारत का मामला अब तक इसी तरीके से खुर्रम शेर जमान पर एक बहुत बड़ा ग्रुप एतबार नहीं कर रहा है। तहरीक इंसाफ की ये तकसीम वाज़ेह तौर पर हर जगह पर नजर आ रही है। यहाँ तक कि सिंध असेंबली में जो उनके अराकीन मुंतखब हुए उसके दरमियान भी ये तकसीम वाज़ेह तौर पर नजर आती है। तहरीक इंसाफ इस वक्त बुरी तरीके से कराची शहर में तंजीमी ढांचे के अंदर फंसी हुई है। ऐसी सूरत हाल में एक कॉल 21 अप्रैल की कि जब इमरान खान अंदर है, एक ऑपरेशन की कैफियत मौजूद है, क्या कोई बड़ा जलसा तहरीक इंसाफ कर सकती है या नहीं कर सकती है। उस वक्त कि जब इनका तंजीमी स्ट्रक्चर बुरी तरीके से टूटा हुआ नजर आता है और अभी तक कोई भी रहनुमा कराची के अंदर इस कद का मौजूद नहीं है कि वो तहरीक इंसाफ कराची को एक बार फिर फाल इस हद तक कर सके कि वो इमरान खान की मौजूदगी के बगैर कोई बड़ा जलसा कर सकते हैं। क्योंकि वाज़ेह है कि पिछली बार जब 2-3 तलवार पर एक एहतजाज की कॉल दी गई थी, खुर्रम शेर जमान ने 3 तलवार पर जब एहतजाज की कॉल दी थी, उसके बाद 4,500 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें इस वक्त जो कई एमपीए जीते हैं उनके नाम भी शामिल हैं और उसके बाद तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ने खुर्रम शेर जमान को एक शोकॉज नोटिस जारी किया था कि आपने इस एहतजाज की कॉल क्यों दी है और जब ये बात का अनाउंसमेंट नहीं किया गया था तो आपने ये एहतजाज की कॉल क्यों दी है। अब इस सारी कशमकश के अंदर क्या तहरीक इंसाफ अपना 21 तारीख का जलसा कि अगर उनको इजाजत मिल जाती है, जिसके इम्कानात कम है, लेकिन अगर उनको इजाजत मिल जाती है तो क्या 21 अप्रैल को तहरीक इंसाफ बड़ा शो करने में कामयाब होगी कि तमाम का तमाम इन्हिसार इस वक्त उनके तंजीमी ढांचे के खदो खाल पर है जो बुरी तरीके से डिस्टर्ब हुआ है। अगली खबर की तरफ आते हैं और अगली खबर बहुत अहम खबर है। अगली खबर है मुर्गियों की, जहां पर यहाँ पर बहुत सारे अहम केसेस को समाप्त के लिए मुकर्रर नहीं किया जाता है। बहुत सारे लोग इस वक्त लापता हैं लेकिन उनके केसेस को नहीं सुना जाता। यहाँ पर लोगों की उम्रें गुजर जाती हैं मगर अदालतें उन्हें इंसाफ देती हुई नजर कहीं पर भी नहीं आती है।
लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, एक अहम केस सिंध हाई कोर्ट के अंदर लगा, और वो केस लगा मुर्गी का। मुर्गी का केस ये लगा कि जनाब, क्लिफ्टन के इलाके में एक साहब ने दरख्वास्त ये दी कि मेरे पड़ोसी ने मुर्गियां और पालतू जानवर रखे हुए हैं, जिसकी वजह से बदबू बहुत ज्यादा आती है, और इस पर फौरी नोटिस लिया जाए। अदालत लग गई, और अदालत ने फौरी तौर पर इसका नोटिस लेकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। हैरत अंगेज बात है कि यहाँ पर लोगों की जायदादों के केस हैं, लोगों की जिंदगी और मौत के सवालात हैं, लेकिन एक शख्स आता है और वो कहता है कि मेरे पड़ोसी ने मुर्गी के अंडे क्यों दिए, तो उस पर केस की समाप्त हो जाती है। मैं जिस नुक्ते पर बात करना चाहता हूँ वो ये है, क्योंकि अगर आप ताकतवर शख्स हैं और अगर आप दरख्वास्त देते हैं और अगर आपको इंसाफ चाहिए या आपको किसी का इंसाफ खा जाना है, तो ये अदालतें फौरी तौर पर सरगर्म हो जाती है। अब चाहे वो इतना ताकतवर शख्स हो कि जनाब वो मुर्गी के केस के लिए दरख्वास्त दे सकता हो और फौरी तौर पर उसकी समाप्ति हो जाती हो। यहाँ पर सियासी जमातों से लेकर लोगों के कत्ल के मुकदमात, लोगों के जायदाद के मुकदमात, लोगों की तरक्कियों के मुकदमात, लोगों के माल के मुकदमात यहाँ पर फंसे हुए हैं। मगर जब अगर आपके असर रसू हो, आपके ताल्लुकात बहुत बड़े हों, तो फिर आप जज से लेकर हर एक का के हर जगह पर जाकर अपना केस लगवा सकते हैं, और ये बात इस केस से जो वाज़ेह तौर पर है। हमारे पास शायद गुफ्तगू करने के लिए कुछ ना हो, तो हम इस बहस में पढ़े कि शुतुरमुर्ग हलाल है या हराम है, और यहाँ पर लोगों की जिंदगियां आजाब बनी हुई है। यहाँ पर लोग जिंदगी और मौत के दरमियान से गुजर रहे हैं। बिजली महंगी हो चुकी है, गैस महंगी हो चुकी है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। एक शख्स अब शुतुरमुर्ग दिखाकर अपने आप को आगे लेकर जाना चाहता है, दूसरा उसको हलाल और हराम की बहस में पड़ा हुआ है। मुझे याद आता है वो वाकयात के जब बगदाद पर हलाकू खान आया था और उसने तहस नहस कर दिया था, हर सर उसने कलम कर कर वहां पर सरों का मीनार खड़ा कर दिया था। और उस वक्त जबकि दरियाए फरात खून में बह रहा था और पूरा सुर्ख हो चुका था, और उस वक्त भी हमारे यहाँ पर यही बहस थी कि कव्वा खाना हलाल है या हराम है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक करे, अल्लाह ताला हम सबको अक्ले सलीम दे, अल्लाह ताला हम सब लोगों को हमारे लोगों के लिए आसानियां पैदा करने वाला बनाए, और हम इस बहस में मत पड़े कि कब्बा खाना हलाल था या हराम था, बल्कि ये देखें कि इस वक्त हमारे यहाँ कितने लोग भूख से मर रहे हैं, महंगाई अपने उरूज पर पहुंच रही है, आईएमएफ की शर्तों के मुताबिक बिजली की कीमतें मजीद बढ़ने वाली हैं, और यहाँ पर बहस क्या चल रही है ना? अफसोस, सद अफसोस कीजिए, सद अफसोस कीजिए, सद अफसोस कीजिए उन सब पर भी कि जो इसके जरिए अपनी शोबाजी करना चाहते हैं, और उन सब पर भी कि जो इस बहस में उलझ कर असल मसाइल से हमारी निगाह को हटा रहे हैं। पहला अशरा गुजर चुका है, दूसरा अशरा शुरू हो चुका है। ईद उल फित्र अब बहुत ज्यादा करीब है। कई लोगों के जिस्मों पर इस वक्त शायद नए कपड़े मौजूद ना हो ईद उल फित्र पर, शायद कई लोग अपने बच्चों को अच्छे कपड़े ना दे सकते हो, शायद इस ईद उल फितर पर बहुत सारे घराने इतनी महंगी मिठाई ना खरीद सकते हो। हमें उन सब का ख्याल रखना है, हमें उन सब लोगों को देखना है। इस बहस से आगे बढ़िए, अपनी कौम की तरक्की के लिए तालीम के दरवाजों को आगे बढ़ाइए। हमें उस तरफ देखना है, हमें उस तरफ नहीं देखना है कि जहां पर आकर हम तस्पाई का शिकार हो। आगे की तरफ चलिए। एक साहब ने एक कॉलम लिखा है, उस पर बड़ी बहस हो रही है, उस पर फिर गुफ्तगू करूंगा कि कौन सा नजरिया दुरुस्त है और कौन सा नजरिया दुरुस्त नहीं है। लेकिन इस वक्त मसला है कि हम सबको आगे की तरफ चलना है, हमें एक दूसरे का सहारा बनना है, और इस ईद उल फितर पर हर घर में खुशियां ही खुशियां। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश खुरम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आपकी दुआओं का तालिब हूँ। इजाजत दीजिएगा, और हाँ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।